नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है हरदोई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हरदोई कानपुर मार्ग पर हरदोई जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है बिलग्राम। यहाँ हरदोई का थाना कोतवाली भी है। इसी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव है हेबतपुर। ये गांव बिलग्राम से 4 किलोमीटर पहले ही मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसी गांव में राम भजन सक्सेना का परिवार रहता था। मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले राम भजन के परिवार में पत्नी सुमित्रा देवी के अलावा 4 बेटे और 4 बेटियां थी। राम भजन ने अपने दूसरे नंबर के बेटे रामचंद्र की शादी लगभग 12 साल पहले हरदोई के ही थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले गांव पोखरी की रहने वाली रमा कांति से कर दी थी। उसके पिता गंगाराम की मौत हो चुकी थी। उसके 6 भाई और 2 बहनें थी। भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। उसके भाइयों ने मिलजुल कर उसकी शादी रामचंद्र से कर दी थी। रमा कांति ससुराल आई तो उसे ससुराल में रामचंद्र के साथ घर गृहस्थी बसाने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ससुराल में सभी अलग अलग अपने अपने घरों में रहते थे। रामचंद्र भी अन्य भाइयों की तरह मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था। इसलिए रमा कांति के लिए जैसे हालात मायके में थे वैसे ही ससुराल में भी थे। रमा कांति एक के बाद एक करके 3 बेटियों और 2 बेटों यानी 5 बच्चों की मां बनी। इस समय उसकी बड़ी बेटी 10 साल की है तो छोटा बेटा 1 साल का है। रामचंद्र का जिस हिसाब से परिवार बढ़ा उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ पाई, इसलिए उसे गुजर बसर में परेशानी होने लगी। गांव में मेहनत मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वो परिवार का खर्चा उठा सकता। जब वो हर तरह से कोशिश करके हार गया तो उसने परिवार सहित कहीं बाहर जाकर काम करने का विचार किया। उसने जान पहचान वालों से बात की कि वो ऐसे कौन से शहर जाए जहां उसे आसानी से काम मिल जाए। उसके गांव के कुछ लोग अंबाला में रहते थे। उन्होंने उसे अंबाला चलने की सलाह दी तो वो उन्हीं के साथ पत्नी और बच्चों को लेकर अंबाला चला गया। वहां उसे लालू मंडी स्थित सिलाई का धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, जहां उसे 300 रुपए रोज मिलते थे। पास ही की ही एक अन्य सिलाई धागा फैक्ट्री में उसने रमा कांति को भी नौकरी दिला दी। फैक्ट्री के पास ही उसने एक मकान में किराए का एक कमरा ले लिया और उसी में पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। वो मकान चंडीगढ़ के रहने वाले किसी सरदार का था। मकान काफी बड़ा था जिसमें तमाम किराएदार रहते थे। अंबाला में पति पत्नी इतना कमा लेते थे कि उनका आसानी से गुजर बसर हो जाता था। रमा कांति सुबह से दोपहर तक की शिफ्ट में काम करती थी। इसके बाद वो कमरे में आ जाती और बच्चों के साथ रहती, जबकि रामचंद्र 12 घंटे की ड्यूटी करता था। वो सुबह जल्दी निकलता तो घर आने में रात के 9 बज जाते थे। कोई भी आदमी सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करेगा तो जाहिर है वो थककर चूर हो जाएगा। रामचंद्र भी जब घर लौटकर आता तो उसका भी वही हाल होता था। घर पहुंचकर वो खाना खाता और चारपाई पर लेटकर खर्राटे भरने लगता। जबकि 5 बच्चों की मां बनने के बाद भी रमा कांति की हसरतें जवान थी। उसका मन हर रात पति से मिलने को होता, जबकि रामचंद्र की थकान उसकी इच्छाओं का गला दबा देती थी। वो हर रात पति की बाहों में गुजारना चाहती, जबकि पति के सो जाने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता था। जिस मकान में रामचंद्र परिवार के साथ किराए पर रहता था उसी मकान में सूरज भी एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। बिहार के रहने वाले 25 साल के सूरज की अभी शादी नहीं हुई थी। वो भी धागा बनाने वाली उसी फैक्ट्री में नौकरी करता था जिसमें रामचंद्र करता था। एक ही मकान में रहने की वजह से सूरज और रमाकांति में परिचय हो गया था। जब भी दोनों का आमना सामना होता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे दोनों में बातचीत भी होने लगी। सूरज कुंवारा था, इसलिए उसका महिलाओं की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। इसी आकर्षण की वजह से 5 बच्चों की मां रमा कांति के शारीरिक कसाव और आंखों की कशिश में वो ऐसा डूबा कि उसके आगे उसे बाकी की सारी औरतें बेकार लगने लगी। वो जब भी उसे देखता उसकी कामनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती। रमा कांति पर उसका मन डोला तो वो उसे अपनी कल्पनाओं की दुल्हन मानकर उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगा। रमा कांति पर दिल आते ही सूरज उस पर डोरे डालने लगा।
जल्द ही रमाकांति को भी उसके मन की बात पता चल गई। उसे एक ऐसे मर्द की चाहत भी थी जो रामचंद्र की जगह ले सके, इसलिए उसका भी झुकाव सूरज की ओर हो गया। जब सूरज ने रमाकांति की आंखों में प्यास देखी तो वो उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। सूरज रमाकांति के घर भी आने जाने लगा। वो रमाकांति को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में वो हंसी मजाक भी करने लगा। इसी हंसी मजाक में कभी कभी वो मन की बात भी कह जाता। एक दिन सूरज रमाकांति के कमरे पर पहुंचा तो उस समय वो अकेली थी। कमरे के बाहर से ही उसने पूछा, भाभी, भाई साहब घर पर नहीं है क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस समय वो घर पर नहीं होते, फिर भी पूछ रहे हो। रमाकांति ने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो इस तरह झेप गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सच भी यही था, वो जानबूझकर ऐसे समय में आया था। उसने झेप मिटाते हुए कहा, तुम तो बहुत पारखी हो भाभी। औरत की नजरें मर्द के मन को बहुत जल्दी पहचान लेती है देवर जी। रमाकांति ने इठलाते हुए कहा, अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सूरज पलंग पर बैठते हुए बोला, भाभी जी, तुमने मेरी चोरी पकड़ ली, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा इस तरह आना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा होता तो तुम्हें अंदर बुलाकर चाय क्यों पिलाती? रमाकांति ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, बुरा ना मानो तो एक बात और कहूं भाभी। सूरज ने सूखे ओठों पर जीभ फेरते हुए कहा, कहो। रमाकांति तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, अपनों की बात का भी कोई बुरा मानता है? भाभी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मेरा मन तुम्हें बार बार देखने को मचलता रहता है। भला मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा मन मुझे बार बार देखने को मचलता है? रमाकांति ने तिरछी चितवन का तीर चलाते हुए कहा, ये पूछो कि तुम में क्या नहीं है? हिरनी जैसी चंचल आंखें, उनमें थोड़ी उदासी, गठा हुआ बदन और होठों पर अप्सराओं जैसी मादक मुस्कान। सूरज ने मस्का लगाते हुए कहा, काश तुम मेरी किस्मत में लिखी होती तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखता। ये सब कहने की बातें हैं देवर जी, पहले वो भी ऐसा ही कहते थे। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। रमाकांति ने ताना मारा, मैं भाई साहब की तरह नहीं हूँ, उन्हें तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। सूरज ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, उन्हें तुम्हारे सुख की जरा भी परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तुम्हें कैसे पता? रमाकांति ने पूछा। भाभी, इंसान की आंखों से ही उसके दिल की बात का पता चल जाता है। मुझे तुम्हारी आंखों से ही तुम्हारे दिल के दर्द का पता चल गया है। सूरज की इन बातों से रमाकांति को मजा आने लगा था। इसी चक्कर में वो चाय भी बनाना भूल गई। अचानक ख्याल आया तो बोली, तुम्हारी बातों में पड़कर मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। रहने दो भाभी, बस तुम्हें देख लिया, आत्मा तृप्त हो गई है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सूरज चला तो गया, लेकिन रमाकांति की हसरतों को हवा दे गया था। रमाकांति अब सूरज की चढ़ती जवानी के सपने देखने लगी। दूसरी ओर सूरज भी उससे अपनी कल्पनाओं की रानी बनाने लगा। इसके बाद सूरज और रमाकांति के बीच होने वाला हंसी मजाक छेड़छाड़ तक पहुंच गया। सूरज जब भी रमाकांति के कमरे पर आता, उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। ऐसे में एक दिन रमाकांति ने उसे टोका, तुम्हें बच्चों की खुशी का तो इतना ख्याल रहता है, कभी भाभी की खुशी के बारे में भी सोचते हो? अपनी बात कहकर रमाकांति एक आंख दबाकर मुस्कुराई तो सूरज उसका इशारा समझ गया कि वो क्या चाहती है। बात यहाँ तक पहुँच गई तो वो उचित मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सूरज ऐसे समय पर रमाकांति के कमरे पर पहुंचा जब उसके बच्चे कमरे पर नहीं थे। आसपास के कमरों में रहने वाले भी इधर उधर थे। उसके कमरे में आते ही रमाकांति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ये मत पूछना कि भाई साहब है या नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्ही ने तो बुलाया था। सूरज हंसकर बोला, अरे मैंने तुम्हें कब बुलाया? सूरज आगे बढ़कर बोला, अच्छा भाभी, सच सच बताना, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तुम्हारी आंखों की चाहत मुझे बुलाती है या नहीं? इतना कहकर सूरज ने रमाकांति का हाथ पकड़ लिया और अपना मुंह उसके मुंह के पास ले जाकर बोला, उन्हीं के बुलाने पर आया हूँ। दिल की बात कहने का अंदाज तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। रमाकांति ने प्यार से उसके गाल पर चपत लगाकर कहा, हाथ छोड़ो तो चाय बनाकर लाऊं। इस तन्हाई में चाय पीने का नहीं,
कुछ और ही पीने का मन हो रहा है। बोलो पिलाओगी ना? मैंने कब मना किया है? रमाकांति ने अपना सिर उसके सीने पर रखकर कहा। पहले दरवाजा तो बंद कर लो। रमाकांति का खुला आमंत्रण पाकर सूरज की बाँसें खिल उठी। इसके बाद वहां जो हुआ वो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। रमाकांति की जिस्म की आग ने सारी मर्यादाओं को जलाकर राख कर दिया था। उस दिन के बाद इसका सिलसिला सा चल निकला। जब भी मौका मिलता सूरज और रमाकांति एक दूसरे की बाहों में समा जाते, लेकिन इसके लिए सूरज को रमाकांति के कमरे पर आना पड़ता था। रामचंद्र की गैरमौजूदगी में सूरज का रमाकांति के कमरे पर बार बार आना आस पड़ोस वालों को अखरने लगा। उनकी समझ में आ गया कि सूरज और रमाकांति के बीच में एक गलत संबंध है। इन दोनों के संबंधों की चर्चा होने लगी तो उड़ते उड़ते ये बात रामचंद्र के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब लोग रामचंद्र पर ताने कसने लगे तो एक दिन उसने रमाकांति से पूछा, मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में सूरज यहाँ पर आता है। हाँ, कभी कभी आता है बच्चों से मिलने के लिए। रमाकांति ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोहल्ले वाले तुम दोनों को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का क्या है, वे किसी को खुश थोड़े ही देख सकते हैं, इसलिए मनगढ़ंत कहानी रचते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नीच काम कर सकती हूँ? रमाकांति ने सवाल किया तो रामचंद्र शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि उसने पत्नी पर शक करके ठीक नहीं किया, लेकिन सच्चाई को कितना भी छिपाया जाए वो छिपती नहीं है। रामचंद्र को शक तो हो ही गया था। एक दो बार उसने पत्नी की पिटाई भी की, लेकिन रमाकांति हमेशा ये सिद्ध करने में सफल रही कि उसका शक झूठा है। रमाकांति ने भले ही पति के शक को झूठा करार दिया था, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा घूमती रहती थी। एक दिन रामचंद्र थोड़ा जल्दी घर आ गया। उसे बच्चे रास्ते में खेलते मिले तो उसने सोचा कि रमाकांति बाजार गई होगी। उसने बच्चों से पूछा, मम्मी कहीं गई है क्या? नहीं, घर में है, बेटे ने जवाब दिया। रामचंद्र कमरे पर पहुंचा। उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने दस्तक दी तो कुछ देर बाद दरवाजा सूरज ने खोला। उस समय वो सिर्फ लुंगी पहने था। अचानक रामचंद्र को देखकर उसकी घिग्गी बंद गई। रामचंद्र फुर्ती से कमरे में घुसा तो रमाकांति को जिस हालत में देखा उसका खून खौल उठा। रमाकांति बिस्तर पर चादर लपेटे पड़ी थी। रामचंद्र ने आगे बढ़कर चादर खींची तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रामचंद्र उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, बज्जात औरत, मुझे धोखा देकर तू ये गुल खिला रही है। रंगे हाथों से पकड़े जाने पर रमाकांति और सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। रमाकांति ने फटाफट कपड़े पहने और अपने किए की माफी मांगने लगी, जबकि सूरज मौका देखकर भाग गया था। रामचंद्र ने उसे माफ करने के बजाय उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद रमाकांति और सूरज कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन जब उनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई तो वे पहले की ही तरह फिर से चोरी छिपे मिलने लगे। अब रामचंद्र को पत्नी पर भरोसा नहीं रह गया था, इसलिए आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। रामचंद्र ने चुपचाप अंबाला के बल्लूपुर में दूसरा कमरा किराए पर ले लिया और परिवार के साथ उसी में रहने चला गया। लेकिन रमाकांति ने अपने आशिक सूरज को अपना वो ठिकाना भी बता दिया था, इसलिए सूरज वहां भी उससे मिलने जाने लगा था। रमाकांति पूरी तरह सूरज के रंग में रंग चुकी थी। वो उसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। उसे इसकी भी फिक्र नहीं थी कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। वो अपने इस अवैध संबंध में डूबकर इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसके अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो सूरज के साथ भागने के चक्कर में रहने लगी थी। उसके व्यवहार और हरकतों से रामचंद्र को उसके मन की बात का पता चल गया, इसलिए उसने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया। वो हर समय रमाकांति को अपनी नजरों के सामने रखने लगा। जब कई दिन बीत गए और रामचंद्र फैक्ट्री नहीं गया तो एक दिन रमाकांति ने कहा, तुम फैक्ट्री जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों मेरी वजह से अपनी रोज की दिहाड़ी को लात मार रहे हो? रामचंद्र किसी भी हाल में फैक्ट्री जाने को तैयार नहीं था। रमाकांति भी कम नहीं थी, इसलिए उसने किसी तरह रामचंद्र को विश्वास में लेकर फैक्ट्री जाने को राजी कर लिया। रामचंद्र फैक्ट्री चला गया तो रमाकांति ने सूरज को उसके जाने की खबर दे दी।
थोड़ी देर में सूरज किसी की बाइक लेकर रमाकांति के कमरे पर पहुंच गया। रमाकांति अपने सामान का बैग लेकर उसकी बाइक पर बैठने लगी तो उसके बच्चे उसे घेरकर शोर मचाने लगे। सूरज अंकल हमारी मम्मी को भगाकर ले जा रहे हैं। बच्चों का शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूरज और रमाकांति को देखकर ही वे सारा माजरा समझ गए। उन्होंने रमाकांति को बाइक से उतारकर कमरे के अंदर भेज दिया और सूरज को भगा दिया। इसके बाद रामचंद्र को इस बात की सूचना दे दी। कुछ देर में रामचंद्र आ गया। पड़ोसियों ने उसे समझाया कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए, अन्यथा किसी दिन बेमौत मारा जाएगा। इसके बाद रामचंद्र ने सारा सामान पैक किया और रमाकांति तथा बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। वहां से वो ट्रेन से चंडीगढ़ गया, जहां से वो ट्रेन से हरदोई आ गया। 22 अगस्त की सुबह 7 बजे वो हरदोई स्टेशन पर उतरा। वहां से उसने ऑटो किया और परिवार के साथ बिलग्राम चुंगी पर पहुंचा। वहां उसने एक कबाड़ी की दुकान से 150 रुपए का बांका खरीदा, जिसे उसने अपनी पीठ पर बनियान के नीचे छिपा लिया। उसके ऊपर उसने अपना बैग टांग लिया, जिससे वो किसी को नजर नहीं आया। वहीं से उसने एक दुकान से मीठी गटिया खरीदी और बस से अपने गांव हेबतपुर आ गया। मकान का दरवाजा खोलकर सब अंदर पहुंचे। कुछ देर बाद बच्चे बाहर खेलने चले गए तो रमाकांति घर की साफ सफाई करने लगी। उस समय लगभग 12 बज रहे थे। रामचंद्र ने रमाकांति को बुलाया और चारपाई पर बगल में बैठाकर गठिया खाने को दी। इसी के साथ वो उससे हंस कर बातें करने लगा। रात भर जागने की वजह से रमाकांति को नींद आ गई। वो चारपाई पर लेटकर सो गई। उसके सोते ही रामचंद्र ने पीठ पर छिपाकर रखा बांका आहिस्ता से निकाला और पूरी ताकत से रमाकांति की गर्दन पर वार कर दिया। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रमाकांति को मौत के घाट उतारकर रामचंद्र एक हाथ में रमाकांति का सिर और दूसरे हाथ में रक्त रंजित बांका लेकर थाना बिलग्राम की ओर पैदल ही चल पड़ा। उसके घर से निकलते समय गांव वालों की नजर उस पर पड़ी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने ये बात चौकीदार कमलेश को बताई तो उसने इसकी सूचना फोन द्वारा थाना कोतवाली बिलग्राम को दे दी। रामचंद्र 2 किलोमीटर दूर पुनसेड़ा गांव तक ही पहुंचा था कि सीओ बिलग्राम विजय त्रिपाठी वहां पहुंच गए। उन्होंने रामचंद्र से सिर और बांका देने को कहा तो उसने कहा कि वो दोनों चीजें सिर्फ कोतवाल को ही देगा। कुछ देर में इंस्पेक्टर श्याम बहादुर सिंह भी वहां पर पहुंच गए। रामचंद्र ने रमाकांति का सिर और हत्या में इस्तेमाल किया गया बांका उनके हवाले कर दिया। इसके बाद रामचंद्र को हिरासत में ले लिया गया। कोतवाली लाकर रामचंद्र से पूछताछ की गई तो उसने रमाकांति की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद चौकीदार कमलेश की ओर से रामचंद्र के खिलाफ उसकी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 23 अगस्त को रामचंद्र को सीजीएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 30 अगस्त को रामचंद्र ने दोपहर 12 बजे के करीब जिला कारागार की अपनी बैरक में गलत कदम उठा लिया था। इस तरह एक औरत की चरित्रहीनता की वजह से एक भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उसी की वजह से बच्चे अनाथों की तरह जिंदगी बिताने को मजबूर है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।